हेलो नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और आज जो हम स्टार्टअप डिस्कस करने वाले हैं दैट वाज इन शार्क टैंक इंडिया सीजन 3, जिसका नाम है फ्लायरोब, जिसको आंचल मैडम जी लेके आए। अब इनके क्लेम है कि ये इंडिया की फर्स्ट फैशन रेंटल प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया जहां पे मेन और विमेन दोनों के ही कपड़े ऑनलाइन और ऑफलाइन ये बेचते हैं। इनका फोकस की मैं बात करूं तो इनका फोकस है ऑन लग्जरी वेयर्स, इनका फोकस है ऑन एक्सक्लूसिव डिजाइनर लेबल्स के। सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा जैसे जो लोग हैं, इनके कपड़े ही अपने प्लेटफॉर्म पे सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड दोबारा यूज करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। अब जरा आप इनकी यूएसपी या फोकस को ध्यान से देखो तो आपको नहीं लगता थोड़ा सा फंडामेंटल इशू है? आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये जो सब्यसाची और ये मनीष मल्होत्रा जैसे ब्रांड्स हैं, कौन लोग इन ब्रांड्स को पहनते हैं? वो लोग अपर मिडिल क्लास होते हैं, थोड़ी एस्पिरेशनल प्रोडक्ट, उन्होंने पैसे सेव करके, उन्होंने अपनी इच्छा उनकी थी कपड़े पहनने की, महंगे कपड़े लेबल पहनने की, तो उन्होंने कई महीनों तक पैसे सेव करके ये ब्रांड खरीदा होगा। या तो अपर मिडिल क्लास वाले होंगे ऐसे, या फिर अपर क्लास वाले होंगे, हाई क्लास वाले होंगे, जिनका जो पहनते ही नहीं है, जो सस्ते कपड़े पहन ही नहीं सकते, जो हमेशा लेबल ही पहनते हैं। केवल ये दो कैटेगरीज ही आप देखो तो ऐसे एक्सक्लूसिव लेबल्स पहनेंगी। अब इन दोनों ही केसेस में जब ये कपड़े खरीदे गए तो दे वर अ पार्ट ऑफ स्टेटस फॉर देम। ये कपड़े जब खरीदे गए तो वो दिखना चाहते थे कि देखो मैंने सब्यसाची पहन रखा। जब इन्होंने ये कपड़े खरीदे तो वो अपना मार्केट में स्टेटस को जो बोलते हैं, जब वो अपना सोसाइटी में वो बोलते हैं ना इज्जत, वो प्राइड महसूस करना चाहते थे कि देखो मैंने मनीष मल्होत्रा पहना। ये ब्रांड्स इनके स्टेटस के साथ जुड़े हुए हैं। ये कपड़े इन्होंने अपने स्टेटस को इनहांस करने के लिए पहने। वो एक्सक्लूसिविटी जो ये ब्रांड्स देते हैं ना कि यार एक ही पीस ऐसा निकला है, सब्यसाची ये डिजाइनर कुर्ती बनाएगा, ये डिजाइनर लहंगा बनाएगा, तो वो एक ही पीस में बनाएगा, 2 पीस 3 पीस लिमिटेड एडिशन बनाएगा। गिने चुने लोगों के पास एडिशन होगा, जिसके पास होगा वो अपने आप को राजा महसूस करेगा। ये स्टेटस का छोटा सा फैक्टर है। जो ये एक्सक्लूसिव लेबल्स वाले जो है ना, वो लोग इस फैक्टर को देखते हैं। क्या आपको लगता है जिस बंदे ने ये कपड़े खरीदा इसलिए है कि मैं यूनिक दिखूं, अलग दिखूं, वो इस बात के लिए राजी होगा कि मेरे ही कपड़े कोई और व्यक्ति पहने और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग जो शायद जिंदगी में इसको अफोर्ड करने में बहुत टाइम लगा देते, वो ऑन अ वेरी मिनिमम कॉस्ट रेंटल बेसिस पे ये कपड़े को पहनेंगे और सोशल मीडिया पे खुद को फ्लॉन्ट करेंगे? आप मेरे को एक बात बताओ छोटी सी, आज अगर नीता अंबानी जी ने 60 लाख का हार पहना है, कल को अगर वो हार, वही 60 लाख का हार कोई मिडिल क्लास फीमेल पहनते हुए देख ली जाए और वो कवर हो जाए कि देखो ये 60 लाख का हार ये नीता अंबानी ने पहना है और ये मिडिल क्लास घर में हाउसवाइफ एक लेडीज है उन्होंने पहना, क्या उस हार की फिर उतनी इज्जत मार्केट में बचेगी? आई डोंट थिंक सो। क्या वो नीता अंबानी का जो स्टेटस और प्राइम क्लास वाला लेवल है, वो जो क्लास बोलते हैं, वो बचेगा? आई डोंट थिंक दैट। इसकी वजह से जो लोग ऐसे एक्सक्लूसिव लेवल्स खरीदते हैं ना, वो ये कपड़े किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे, और अगर करेंगे भी तो अपने लेवल वालों से, अपनी क्लास, अपने मिडिल क्लास, अपने अपर क्लास, जो उनका लेवल वाला होगा उससे शेयर करने की कोशिश करेंगे, दैट टू इन अ वेरी लिमिटेड मैनर। कि चलो मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरे कोई बहुत करीबी दोस्त है, मैंने उसे दे दिया पहनने के लिए, बट मैं अनजाने में किसी को भी कैसे भी वो कपड़े नहीं दूंगा। तो वो कपड़े, इनका कहना है कि हमारा वो फोकस है कि हम वो लग्जरी वियर को लेके आएंगे। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत है। दूसरी, आप देखो, जिस व्यक्ति ने लाखों का लहंगा खरीदा है इतने बड़े बड़े लेबल से, क्या उसे अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग की दिक्कत होगी? क्या उसके घर में ऐसे पैसों का कंगाला पड़ रहा होगा कि वो सोचेगा कि यार चलो कुछ नहीं मिलता है तो मैं अपने पहने हुए कपड़े को रेंट पे चढ़ा के थोड़ी बहुत अर्निंग कमा लूं? क्या उसके पास पैसे की इसलिए कमी होगी और वो ये तरीका सोचेगा पैसे कमाने के लिए? मेरे को नहीं लगता। तो जो रीजन, जो शख्स ने इनसे पूछा कि भाई साहब आप जो हैं, सॉरी मैडम है, तो क्या मैडम आपको ये लेबल्स क्यों मिलेंगे, तो उन्होंने बोला इट इज एन अर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी उसे देनी चाहिए जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हो। ये लोग अर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ नहीं रहे हैं, गॉट इट? ये लोग अर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ नहीं रहे हैं, तो इनके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी वाला जो आपने लॉलीपॉप देके इनके कपड़े लेने की कोशिश करी, वो बहुत ज्यादा कारगर है नहीं। आपको मिल जाएंगे थोड़े बहुत, बट बहुत सारे लोग इसको नहीं देने वाले, हर कोई इसको नहीं देने वाला है। गिनती के 5% भी, मैंने शायद ज्यादा बोल दिया, वो लोग शायद अपने एक्सक्लूसिव लेवल्स के कपड़े आपके साथ शेयर कर दें, लेकिन उससे आप इतने हाई लेवल पे सोर्सिंग नहीं कर पाओगे कि ये आपके प्लेटफॉर्म का यूनिक फीचर बन जाए, यूएसपी बन जाए। तो मेरी बात समझो कि इनकी जो यूएसपी थी ना, वो धीरे धीरे फेड अवे हो गई है मेरे एनालिसिस में। अब जब इनके पास कोई एक्सक्लूसिव वेयर या कोई लग्जरी वेयर की कोई यूएसपी बची नहीं है, तो ये वही काम कर रहे हैं जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं। जैसे कैंडिड मैन करके, कैंडिड मैन और फ्लायरोब की दोनों पेजेस फेस ऑफ में आई थी शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में।
तो जो काम अब कैंडिड मैन कर रहा है या उसके जैसे और फैशन रेंटल प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, वही काम अब फ्लाई रोड भी कर रहा है, क्योंकि अब इनकी यूएसपी तो कुछ खास बची ही नहीं है। वो तो अभी हमने देखा कि वो फंडामेंटली वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती है। तो अब क्या बचेगा? अब बचेगा एग्जीक्यूशन, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये फर्स्ट फैशन रेंटल प्लेटफॉर्म है, इन्होंने बहुत सारी गलती करी, उससे सीखा, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनको मिलेगी और वहां से ये जितनी अच्छे से अपना एग्जीक्यूशन करना चाहे उस स्पीड पे, उस एफिशिएंसी पे बेस्ड होगा कि इनका बिजनेस कितना सक्सेसफुल होगा। मैं सेकंड चीज पे आता हूं कि क्यों मेरे को लगता है इनका बिजनेस नहीं चला, वो तो ऑपरेशनल चैलेंजेस। बिकॉज आप देखो, इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा था मॉडल कि हमारे कंपनी ओन स्टोर्स भी हैं, हमारे फ्रेंचाइजी स्टोर्स भी हैं, हम अपनी भी इन्वेंट्री दे देते हैं किराए पे, हम C2C कस्टमर की इन्वेंट्री भी दे देते हैं किराए पे। जब आप कस्टमर की इन्वेंट्री दे रहे हो तो आपका अलग डिवीजन है, जब आप अपनी इन्वेंट्री मार्केट में उतार रहे हो तो आपका बिल्कुल अलग डिवीजन है। कस्टमर के पास ऑलरेडी पीस पड़ा है, आपको बस सोर्सिंग एंड डिलीवरिंग का झंझट देखना है, क्वालिटी कंट्रोल करना है। जब आप अपनी इन्वेंट्री उतार रहे हो तो आपको अपने डिजाइनर्स भी रखने हैं, अपने कपड़ा भी खुद लेना है, आपको उसका मैन्युफैक्चरिंग का झंझट भी खुद देखना है, सोर्सिंग, पैकेजिंग और क्वालिटी कंट्रोल तो ऑलरेडी उसमें था ही। तो ये चीज थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती आ रही है। फिर ये 30% रेंटल जो है वो कस्टमर को देते हैं, जितने जब भी कपड़ा चढ़ता है उतरता है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इन अ ईयर जो है वो इनका कपड़ा जो एक साल में रेंट पे चला जाता है, उसका 30% कस्टमर को जाता है। तो फाइनेंसेस में भी बहुत लेयर्स चढ़ी हुई हैं। ऑल्सो रेंट भी लेंगे व्यक्ति से जो कपड़ा खरीद रहा होगा, उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेंगे कि इनकेस अगर कोई डैमेज हो जाता है, तो अगर कोई डैमेज होता है तो उसकी रिफर्बिशमेंट, उसका रीइंबर्समेंट वो इनको खुद को करके देना पड़ेगा। एंड सेकंड, सोर्सिंग का सबसे बड़ा इशू रहने वाला है, बिकॉज लिमिटेड कलेक्शन ही आपको हर साल मिल पाएंगे एक्सक्लूसिव लग्जरी वेयर्स के। हर कोई अपने यूज कपड़ा देने के लिए राजी नहीं होता है, फॉर मेनी मेनी रीजंस। अब मैं सारे रीजंस यहाँ पे कैमरे में नहीं बोल सकता हूँ, बट हर कोई अपना यूज करा हुआ कपड़ा हर किसी को नहीं दे सकता है, बिकॉज आगे जो बंदा ले रहा है रेंट पे, हमें उसकी इंटेंशंस का कुछ नहीं पता। तो मेरे को लगता है ये बहुत सारे ऑपरेशनल चैलेंजेस की वजह से और कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से भी एक वजह रही, जो शार्क्स का इनको ऑफर नहीं मिला और इनका बिजनेस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है इन कंपेयर टू जो इनके साथ कैंडिडेट मैन जो इनके साथ फेस ऑफ में आए थे। कोई बात नहीं, अगले पे बढ़ते हैं। इनका इक्विटी पार्टनरशिप देखिए, इनका इक्विटी कैप टेबल की तो बिल्कुल ही लगी पड़ी है। 40% फाउंडर्स इक्विटी, 60% इक्विटी इन्वेस्टर्स के पास है, और उसमें भी एक पर्टिकुलर 56% जैसा बड़ा जाइंट शेयर ऑफ द इक्विटी एक माइक्रो वीसी फंड के पास है। तो मतलब लॉजिकली या लीगली देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, तो वो माइक्रो वीसी फंड इस कंपनी का मालिक हुआ। ये आंचल जी मालिक नहीं है, आंचल जी के पास तो 40% भी पूरा नहीं है, और 56% जैसा बड़ा जाइंट एक माइक्रो वीसी फंड के पास है। तो ये बिजनेस तो असल में वो माइक्रो वीसी फंड का हुआ। फाउंडर के पास तो इक्विटी नहीं, अच्छे तो 40% फाउंडर्स की इक्विटी है, वो भी इनकी खुद की है, इनके ब्रदर इन लॉ हैं वो कंपनी में सीईओ हैं, उनको उनके पास है, इनके हस्बैंड है वो कंपनी में सीटी है, उनके पास है। तो ये 40% भी 3 लोगों में बट गई है। मान लो चलो फैमिली नहीं है, एक ही फैमिली में ही है, उसको भी कंबाइन कर दें तो भी वो बस 40% बैठता है, बाकी का 60% किसी और के पास है, और उस 60% में 56% किसी एक बंदे के पास है। तो कैप टेबल इज लाइक गॉन। ये बिजनेस फाउंडर का है ही नहीं, और जब एक बिजनेस फाउंडर का होता ही नहीं है तो पता प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि ये फंड्स हैं, ये फंड जा रहे होंगे अपने ग्रोथ माइंडसेट पे कि हमें जल्दी से जल्दी धंधे को 2x 3x 4x करना है, इस धंधे को इतना बड़ा बनना है कि कोई और इसमें इन्वेस्ट कर ले और हम अपनी एग्जिट कर लें। लेकिन जब एक फाउंडर बिजनेस को देखता है तो वो उसको बड़ा करने के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से नहीं देखता है, वो उसको देखता है सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, वो उसे देखता है स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, वो उसे देखता है कि यार मैं धीरे धीरे करके ही सही, प्रॉफिटेबल मैनर में ही सही, लेकिन धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को बड़ा करूंगा। मेरे को बहुत जल्दी रेस में नहीं भागना है, मेरे को बहुत जल्दी ऊपर जाके बहुत जल्दी नीचे नहीं गिरना है, मेरे को कोई बड़ा ब्लंडर नहीं करना है कि जी कल को मेरे बिजनेस पे बात आ जाए। ये सारी चीजें फंड्स नहीं देखते नॉर्मली, बिकॉज उनका तो पोर्टफोलियो बना होता है, उन्हें पता है मैंने 100 कंपनी में इन्वेस्ट करना है, 90 तो वैसी डूब जानी है, तो एक आध कंपनी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो वो ज्यादा मैनेज देखते नहीं है, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन फाउंडर के लिए उसकी जिंदगी लगी हुई है स्टार्टअप पे, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए फाउंडर का मैक्सिमम स्टेक होना तो जरूरी है ही है, ताकि अच्छा फिर क्या है ना, जब भी प्रॉब्लम आती है ना तो फंड्स या इन्वेस्टर्स ना थोड़े से घबरा से जाते हैं, यार अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, कंपनी का होगी ना प्रॉब्लम में चली गई, लोन उठा लेते हैं, डेट ले लेते हैं, फलाना कर लेते हैं, ढिमकाना कर लेते हैं। बट एक फाउंडर होता है ना, वो अपनी नर्व्स वहां पे शांत करके रखता है, वो एक मिशन के साथ चल रहा है, उसे पता है आज अगर तकलीफ आई है तो मैं इससे निकाल लूंगा, क्योंकि उसने उस स्टार्टअप को बनाया है, क्रिएट किया है, वो उसका जन्मदाता है, वो उसको ले जाएगा तोड़ फोड़ मचा देने के लिए पूरा तैयार है, वो मेंटली भी, इमोशनली भी, और मैं कहूँ कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअली भी। लेकिन ये चीज फंड्स में इन्वेस्टर के साथ नहीं होती है, तो ये सबसे बड़ा गैप आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब फाउंडर के पास अब मैक्सिमम इक्विटी नहीं होती है, तो जो इनके केस में इस वजह से भी शार्क्स ने इनको ऑफर नहीं मिला। अच्छा, अब केवल बुरी बुरी बातें नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत अच्छी बातें भी करेंगे। थोड़ी बहुत अच्छी बातें ये है कि इनके बिजनेस में एंट्री टू बैरियर बहुत तगड़ा है। एंट्री टू बैरियर क्यों तगड़ा है? बिकॉज आप देखो, मैं यहाँ पे एंट्री टू बैरियर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रेंचाइजी जो है ना वो धोखेबाजी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते।
बिकॉज आपने इनकी पेज ध्यान से सुनी होगी तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने अपने सिस्टम्स लगा रखे हैं, बारकोड रीडर्स, बारकोड इन्होंने लगा रखे हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी सामान दुकान में अंदर गया है, जो भी सामान दुकान में बाहर गया है, सबका डिजिटली वो चीज रिकॉर्ड हो रही है, डिजिटली उनका सॉफ्टवेयर इस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। इस केस में यदि कोई फ्रेंचाइजी अपना प्रॉफिट कमाना चाहता है, अगर कोई फ्रेंचाइजी अपने कपड़े रख के उसको सेल करके कहता है कि यार जो कमीशन मैं फ्लाईरोब को दे रहा हूं वो ना देना पड़े, मैं अपने ही कपड़े रख लेता हूं, उसे सेकंड हैंड पे बेच देता हूं, तो सारा का सारा पैसा मेरे को मिलेगा, प्रॉफिट मेरे को मिलेगा, उस केस में आप देखो तो इनका फ्रेंचाइजी मरेगा। क्यों? सबसे पहला रीजन, सोर्सिंग की उसे प्रॉब्लम होगी। ये एज अ फ्लाईरोब कंपनी आई एक्सपेक्ट जब बड़ी होगी, अभी भी इन्होंने सोर्सिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट बना रखा होगा जो ये ध्यान करता है कि कौन से कस्टमर का कौन सा माल लेके आना है और अपने कौन से स्टोर में प्लेस करना है। ये चीज फ्रेंचाइजी के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, फ्लाईरोब के पास है, बिकॉज वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, उसकी ज्योग्राफी बहुत ज्यादा है, तो वो देख के बता सकता है, ज्योग्राफिकली भी वो सक्षम है इस बात के लिए भी, और उसने टीम भी इस बात के लिए बना रखी है। फ्रेंचाइजी के पास वो उतनी डिटेल में नॉलेज नहीं होगी, तो उसको सोर्सिंग सबसे बड़ा इशू रहेगा। सेकंड, उससे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा, वो अपनी इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेगा, वो उसका काउंट कैसे रहेगा, सेल परचेज मैनेज कैसे करेगा, वो इन्वेंट्री उसके लिए ऑप्शन बैरियर रहने वाला है, बिकॉज फ्लाईरोब ने तो वो टेक्नोलॉजी बना ही ली है ना, फ्लाईरोब ने तो वो सॉफ्टवेयर वो सारी चीजें बना ली है, बट फ्रेंचाइजी के पास तो वो अपना नहीं है। तो अगर वो अपनी सेल करना चाहता है, भाई अपनी सेल, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर वो अपनी सेल करना चाहता है तो वो वहां फंसेगा। दूसरा, उसे सेल परचेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में दिक्कत होगी, क्योंकि इन्वेंट्री मिक्स्ड होगी। मिक्स मतलब क्या, वो ऐसा तो लगा नहीं सकता है कि स्टोर में आधे स्टोर में फ्लाईरोब की इन्वेंट्री लगा रखी है, आधे स्टोर में अपनी इन्वेंट्री लगा रखी है, ऐसा तो कर नहीं सकता है। बिकॉज आई सपोज कि जब भी फ्लाईरोब के मैनेजर्स इंस्पेक्शन पे आएंगे वो पकड़ा जाएगा, तो वो ये काम नहीं कर सकता, उसे मिक्स करके रखनी पड़ेगी कि 10 पीस फ्लाईरोब के हैं तो मैंने बीच में 2 पीस अपने डाल दिए। अगर कोई फ्रेंचाइजी ऐसे सोच रहा है कि अगर 10 पीस फ्लाईरोब के हैं तो मैंने 2 पीस बीच में अपने डाल दिए। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, यहां पे अगर कोई कस्टमर आया और उसने 2 पीस उठाए, एक फ्रेंचाइजी वाला एक फ्लाईरोब वाला, तो अब ये जब कस्टमर बिलिंग करने जाएगा तो फ्रेंचाइजी मजबूरी में हो गया, दोनों सेल वो सॉफ्टवेयर पे डाल नहीं सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो बस वही सेल डालेगा जो फ्लाईरोब की होगी, तो वो एक ही कपड़े की सेल सॉफ्टवेयर में डाल सकता है, दूसरे कपड़े की सेल उसे अपने पास अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब नाउ इन दिस केस, अगर कस्टमर सामने से बोल दे कि जी मैं तो ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, तो वो और दिक्कत, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट किया तो क्यूआर कोड फ्लाईरोब का लगा हुआ होगा, तो ऑनलाइन पेमेंट के केस में वो फंस जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे क्या दिखागा कि फ्लाईरोब की एक इन्वेंट्री गई है, पर पैसे इतने सारे क्यों आए भाई? जब इन्वेंट्री मान लो 6,000 की थी तो 12,000 रुपए कैसे आ गए? एक ही इन्वेंट्री गई थी तो 12,000 रुपए कैसे आ गए? दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक एरिया। यहाँ पे फ्रेंचाइजी पकड़ा जाएगा कि यार 6,000 का एमआरपी लगी हुई थी, कौन सा कस्टमर इतना बेवकूफ है कि 6,000 की एमआरपी को 12,000 में बेच लेके जाएगा? दैट मीन्स ये एक आइटम की सेल नहीं है, और अगर ये एक आइटम की सेल नहीं है तो दूसरा आइटम आया कहां से, क्योंकि फ्लाईरोब ने तो नहीं दिया, तो वहां से पता चल जाएगा कि फ्रेंचाइजी अटक गया। अच्छा, अब फ्रेंचाइजी कस्टमर से ये भी नहीं बोल सकता कि यार एक काम करो, इस एक कपड़े की तो पेमेंट जो है वो तुम ऑनलाइन कर दो, दूसरे कपड़े की पेमेंट ऑफलाइन कर दो। अब कस्टमर के दिमाग में घंटी बज गई, यार ऐसा क्यों कह रहा है, या तो दोनों की कैश में मांग या दोनों की ऑनलाइन मांग, एक ही ऑनलाइन और एक में कैश का क्या मतलब है? अब कस्टमर के दिमाग में घंटी बज गई, कस्टमर मानेगा नहीं कि भाई क्यों नहीं है। बिल देने की बात आएगी तो वो फंसेगा, क्योंकि बिल सॉफ्टवेयर से जनरेट होगा, और सॉफ्टवेयर में एक पीस की सेल होगी तो दूसरे पीस की सेल कहां से दिखाए? अब या तो वो सॉफ्टवेयर स्विच करता रहे, उसके लिए 2 बिल जनरेट होंगे, एक अपने सॉफ्टवेयर से एक फ्लाईरोब के सॉफ्टवेयर से, वो भी दिक्कत की बात आ जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंचाइजी के हर तरफ से बंधा हुआ, बैरियर टू एंट्री बहुत ज्यादा है। और जैसे कि आप देखो, इनका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू स्टोर पे है वो 5,500 रुपए। अब 5,500 रुपए की एक ड्रेस इनका स्टोर पे बेच रहा है, अगर कोई व्यक्ति 2 ड्रेस भी लेने आता है तो उसका सीधा सीधा 11,000 का बिल बैठ गया। अब 11,000 जैसी बड़ी अमाउंट आज के टाइम पे कोई कैश लेके तो चलता नहीं है, जनरली ऑनलाइन करना पसंद करते हैं। तो जो मैंने बोला ना कि कस्टमर ऑनलाइन करेगा वहां पे फ्रेंचाइजी फंसेगा, तो वहां पे इनका फंसना ऑलमोस्ट सर्टेन है हर बार, तो इनका वहां पे बैरियर टू एंट्री बहुत अच्छा है। दूसरा, इनका इन्वेंट्री रोटेशन अगर ये बढ़ा देते हैं, अभी जैसे एक साल में 3 बार इन्वेंट्री रोटेट हो रही है, इसको ये 5 कर देते हैं, 6 कर देते हैं, तो इनका एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री से ही ज्यादा बिजनेस आना चालू हो जाएगा, और इनके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा, और इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी होगा। हालांकि प्रॉफिटेबल तो ये अभी भी है, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, फाइनेंसिस मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना। दूसरा, सोर्सिंग को इन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मैं कौन से एरिया से सोर्स कर रही हूँ, कैसे सोर्स कर रही हूँ, कैसे मैं उस खर्चे को बचा सकती हूँ, और कैसे मैं अपनी सोर्सिंग बढ़ा सकती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मेरे को अपने कपड़े देने के लिए तैयार हो जाएं। और तीसरा, मॉडल को थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करेंगे, जो ऑपरेशन चैलेंजेस के पॉइंट पे मैंने बाप से बात करी, तो मेरे को लगता है वहां इनके लिए भी इनका बिजनेस बहुत ज्यादा
आसान हो सकता है और आसान बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना भी आसान होता है। तो विद दिस सेड, दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द स्टार्टअप फ्लायरो, जो कि शार्क टैंक इंडिया में आया था, और ये मेरा एनालिसिस था। मैंने कुछ पॉइंट्स दिए क्यों मेरे हिसाब से शार्क टैंक में इनको फंडिंग नहीं मिली है, और केवल एक ही ऑफर मिला इनको, अमन का, और उनके साथ इनको फंडिंग मिली, तो मेजोरिटी ऑफ द शार्क्स ने इनको मना कर दिया। एंड क्यों, मेरे हिसाब से क्या रीजन रहे कि इनका बिजनेस कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं कर रहा है, क्या क्या पॉइंट पे ध्यान देने की जरूरत है, वो सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर करी। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में दूसरा स्टार्टअप डिस्कस करेंगे। टिल देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस